गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का फोकस कॉन्सेप्ट्स में। आज जो पेपर मैं आपके लेकर आया हूँ जिसके हम मैथ्स के सॉल्यूशन करेंगे वो पेपर है पीजीटी कंप्यूटर साइंस। और जुलाई 2018 में डीएसएसबी ने ऑनलाइन मोड में ये पेपर कंडक्ट कराया था। और जैसे कि आप जानते हो पीजीटी में हमेशा हमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसीलिए आज भी टोटल 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और बड़े ध्यान से आपको उनको एक एक करके समझना है। बाकी देखो 25 जून से जैसे कि आपको पता है रीशेड्यूल हुआ है पीजीटी का, कुछ पोस्ट कोड के लिए एग्ज़ाम डेट्स भी आ चुकी है, तो उन बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है ये एग्ज़ाम। तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो भी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलेगा मैं साथ साथ उसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करता चलूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है भाई, यहाँ बताया गया है कि एक आदमी के पास ना कुछ पैसा था, तो क्या किया उसने, उस पैसे का 2/5 खर्च कर दिया भोजन पर। खर्च करने के बाद कुछ पैसा भी बचा होगा, तो बचे हुए पैसे का 1/3 उसने खर्च किया कपड़ों पर। कपड़ों पर खर्च करने के बाद फिर से कुछ पैसा बचा होगा, उस पैसे का 2/3 खर्च किया ट्रांसपोर्ट पर। और एंड में उसके पास 760 रुपये बचते हैं। तो बताओ शुरुआत में उसके पास कितना धन था। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आसान बनाना है तो आपको शुरुआत में ना मानना पड़ता है कि भाई शुरुआत में मान लेते हैं उसके पास इतना धन था। और वो कितना धन आप मानोगे, तो देखो वो डिपेंड करता है कि यहाँ जो फ्रैक्शंस यूज़ हुई है वो 2/5 यूज़ हुई है, 1/3 यूज़ हुई है, 2/3। तो आप इन डिनोमिनेटर्स के ना एलसीएम से नंबर मान सकते हो जो कि 15 होगा। तो मान लेते हैं शुरुआत में उसके पास 15 रुपये थे। बाकी सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो देखो जैसे कि आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, तो शुरुआत में भाई 15 रुपये मानने के बाद सबसे पहला खर्च उसने 2/5 किया था, तो 15 का 2/5 होता है 6 रुपये भोजन पर खर्च किए, तो 15 में से 6 गया तो 9 रुपये बचे। अब 9 का 1/3 उसने कपड़ों पर खर्च किया जो कि 3 होते हैं। फिर से आप 3 माइनस करोगे 9 में से, तो यानी अब 6 बचा। और इस बचे हुए धन का 2/3 4 रुपये उसने खर्च किए ट्रांसपोर्ट पे। तो टोटल जो उसने खर्च किया देखो, 6 और 3 9 और 4 13। 15 में से अगर 13 खर्च किया तो फिर 2 बचा रिमेनिंग अमाउंट। जबकि हमें बता रखा है कि ये वैल्यू भाई इतनी है, 2 की वैल्यू 760 है, 1 की वैल्यू 760/2 होगी। और हमें निकालना है शुरुआती धन जो कि 15 यूनिट है, तो 15 की वैल्यू निकालने के लिए इंटू 15 करना होगा। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, 5700 आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें बता रखा है कि 8,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिला है वो 1331.20 रुपये है। तो कहता है कि ब्याज की दर क्या है। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास प्रिंसिपल और अमाउंट है, यहाँ भी आपके पास प्रिंसिपल है जो कि 8,000 है और अमाउंट भी आप लोगों के पास है। देखो अमाउंट बनता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ने से, जब दोनों को आप जोड़ोगे तो अमाउंट भी बन जाएगा। तो करना आपको क्या है, देखो बहुत जल्दी से समझते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का ना रेशियो बनाना है। उनको तब तक छोटे करते चलो जब तक आपको स्क्वायर या क्यूब में नज़र वो ना आने लग जाए। अच्छा, स्क्वायर क्यूब का क्या पंगा है मैं समझाता हूँ। यहाँ देखो 2 साल में ये पैसा बना है, 2 साल का मतलब पावर 2 का मतलब स्क्वायर। तो आपको पक्का ये नंबर छोटा करने पर ना किसी नंबर के स्क्वायर नज़र आने चाहिए। अगर टाइम 3 साल होता तो पक्का आपको काटने पर ये नंबर नज़र आते हैं क्यूब। सॉल्यूशन से समझते हैं। देखो देखो जैसे कि मैंने यहाँ करके दिखाया है कि प्रिंसिपल हमारा इतना है और अमाउंट इतना है। बाकी ये डेसिमल हटाया, इधर एक ज़ीरो और बढ़ा लिया, फिर मैं छोटा करता गया उसको। देखो वैसे तो ये नंबर भी अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर थे। 10,000 100 का स्क्वायर होता है। अगर एक नंबर स्क्वायर बनेगा तो 100% दूसरा नंबर भी स्क्वायर बनेगा। हालांकि वो बात अलग है, इतने बड़े नंबर्स का स्क्वायर शायद आपको ना याद हो, तो मैंने यहाँ और छोटा करके दिखाया है। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो फिर और छोटा करके दिखा दिया। तो डिपेंड करेगा कितना जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे हो। सवाल आसान है बट कैलकुलेशन है। तो फाइनली देखो जो रेशियो हमें मिला वो 625 और 729 मिला। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 साल का केस है, तो आपको क्या करना है, अंडर रूट करना है। अंडर रूट करने पर आपको पता चल जाएगा हर वर्ष सीआई और हर वर्ष प्रिंसिपल और अमाउंट किस रेशियो में आते हैं। तो अंडर रूट करने पे देखो इसका अंडर रूट 25 होता है और इस नंबर का 27। तो 25 रुपये क्या हो रहा है कि 27 रुपये बन जा रहे हैं। यानी कि 2 रुपये हर साल ब्याज मिलता है, और 2 रुपये जो ब्याज मिलता है आप समझते हो प्रिंसिपल पर, तो अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 8%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस से है। कहता है कि एक आदमी क्या करता है कि अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य से 40% बढ़ाकर चिट लगाता है, मतलब अंकित करता है, मार्क प्राइस बनाता है, और फिर बेचते टाइम 25% डिस्काउंट पर बेचता है। तो ऐसे में उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। अब पहला सॉल्यूशन क्या है देखो इसका, कि हम सीपी को ना उठा के 100 रुपये मान लेते हैं कि इसने ये 100 रुपये में सामान खरीदा है, और 40% इसने क्योंकि बढ़ा कर लिखा है तो मार्केट प्राइस ना 140 हो गया। अच्छा, आप समझते हो डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर मिलता है, डिस्काउंट 25% है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो इस नंबर का 1/4 ना 35 रुपये होगा। जब 35 रुपये आप घटा लोगे तो आप कहोगे कि 105 में उसने बेचा होगा। तो कुल मिला के कहानी ये है कि भाई 100 रुपये वाला सामान ही 105 में गया। तो प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है 5 का हुआ 100 पर, और 100 का मतलब ही परसेंटेज होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि पहले तो हमने प्राइस को उठाया और फिर उठे हुए प्राइस को गिरा दिया, तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा कि सक्सेसिव चेंज में x + y + xy/100, इससे हम नेट चेंज निकालते हैं। तो आप चाहो इससे भी कर सकते थे। x का मतलब होगा यहाँ 40 से, y का मतलब होगा -25 से, जो वैल्यू कम होगी उसको माइनस के साथ लेना है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1000 बनता है अपॉन 100। तो 40 में से 25 गया 15, और 15 में से 10 गया प्लस का 5 यानी प्रॉफिट। तो जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हो, आसान क्वेश्चन है। इसके बाद समस्या देखो क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आसान लेकिन थोड़ी सी समझ बनानी है। पहले इसका मतलब समझते हैं। कहते हैं कि भाई ए और बी क्या करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ, मतलब कि आप ऐसे समझ लो ये सर्कुलर पाथ है, मतलब जो रास्ता है वो सर्कुलर है। तो ए और बी ना एक दूसरे के विपरीत भागते हैं। इस पॉइंट का नाम अच्छा ओ है। मान लो आप कि ए तो भागेगा अगर इस तरफ, तो बी जो भागेगा भाई वो भागेगा इस तरफ। तो होता क्या है देखो कि जब बी अपना एक राउंड पूरा करता है, मतलब यहाँ वापस आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में, एक राउंड पूरा करने में बी ए से 3 बार ही मिलता है। तो हमें उनकी स्पीड्स का रेशियो बताना है। इसके अलावा हमें इस सर्कल की, मतलब सर्कुलर पाथ की रेडियस दे रखी है 70 मीटर, जिसका कोई काम नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हो सारे ऑप्शन जो है वो रेशियो में है, और रेशियो के लिए रियल डाटा रिक्वायर्ड नहीं होता। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पर बात समझना है मेरी, कि भाई बी जब तक यहाँ आया तो वो ए से 3 बार ही मिला। अच्छा, तीसरी बारी कहाँ मिला है, वो इसी पॉइंट पर। देखो ऐसा लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे ही मीट्स ए देयर दी थर्ड टाइम, मतलब अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 3 बारी जो मिला है ना उनमें से अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा, लेकिन तीसरी बार वो यहीं मिला होगा। तो आप ध्यान से समझना, जब बी, मान लो दोबारा से मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। मान लो कि बी इतना गया, तो भैया ए आ गया होगा यहाँ तक, फिर बी थोड़ा सा आगे आया, मतलब पहली बारी वो यहाँ मिले, फिर भी आगे चला, तो इतने में क्या हुआ, ए यहाँ आ गया। तो मेरी बात समझना, ए का देखो एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, बी का भी एक भी राउंड कंप्लीट नहीं हुआ, ए का एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, दूसरी बारी वो यहाँ मिले। अच्छा, फिर भी आगे चल रहा है भाई, और ए यहाँ उसको मिलेगा तीसरी बारी। तो कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर ए तो आया 2 बारी और बी आया सिर्फ 1 बारी। कहने का मतलब है सेम टाइम में, एक सेम टाइम में ए ने ना 2 राउंड कंप्लीट करे, और बी ने कितने करे उतने टाइम में, 1 राउंड। और होता क्या है देखो, अगर 2 आदमी बराबर समय के लिए चलते हैं ना, तो जितना वो डिस्टेंस चलेंगे तो उसका वही रेशियो होगा जो स्पीड का होगा। अगर 2 लोगों की टाइम सेम होते हैं, मतलब सेम टाइम के लिए वो चलते हैं, तो डिस्टेंस वो उसी रेशियो में चलते हैं जिस रेशियो में स्पीड्स होती है। तो अगर 2:1 में उन्होंने डिस्टेंस चलाया ना, तो उनकी स्पीड्स भी 2:1 में होगी। तो बस यही इस सवाल का आंसर है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। इस 5वें सवाल में देखो समझना है आपको, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। आप कर क्या सकते हो, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर लो। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, A/B/C आपको ऐसे मिल जाएगा। और उसके बाद क्या करना होता है कि इन नंबर्स का ना LCM लेके मल्टीप्लाई कर देना होता है तीनों तरफ।
मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन में। देखो भाई, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, मैंने बताया था दोनों तरफ रेसिप्रोकल करने के बाद उनके बाद इन नंबर्स का एलसीएम लेना है, जो कि 42 होगा। 42 से आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली ए रेशियो बी रेशियो सी आपको मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर भाई। देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट करते हैं DSSB इसको। देखो, कहता है 16 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। चीज़ें हमें जो दे रखी है ना, वो दे रखी है आर्टिकल्स में, और हमें इसको बनाना है रुपीज़ में। देखो, आप बहुत आसानी से क्या करो कि मान लो कि भाई एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा है, तो उसने कुल 16 वस्तुएं बेची है, तो इसका मतलब है कि 16 वस्तुओं को उसने 16 रुपये में बेचा होगा। अच्छा, उसको जो लाभ, जो हानि हुई है, वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितनी हुई है, तो यानी कि उसको लॉस 4 रुपये का हुआ है। अब जैसे कि आप समझते हो भाई, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस बाय CP इंटू 100 करना होता है, तो मतलब CP अभी भी हमें चाहिए। तो अब आप यहाँ से समझो कि 16 रुपये में कोई सामान बेचने के बाद भी 4 रुपये का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब है वो सामान हमने खुद 20 में ख़रीदा होगा। हमने 20 में ख़रीदा, 16 में बेचा, तभी तो 4 का नुकसान हुआ। तो ये जो 4 का नुकसान था ना, ये 20 पर था, और परसेंट के लिए 100। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 20% आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क का है। कहता है A किसी काम को 40 घंटे में और B उसी कार्य को 60 घंटों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, हुआ क्या कि भाई ये काम कितने घंटे में पूरा होगा, जबकि A 10 घंटे पहले छोड़ देता है काम ख़त्म होने से। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमें टोटल वर्क बनाना होता है, जो कि इनके LCM से बनता है, वो 120 हो गया। 120 टोटल वर्क है, और A और B की क्षमताएँ 3 और 2 है, एक दिन का काम। अब जैसे कि बताया भाई, 10 घंटे पहले A ने काम छोड़ दिया था, तो आप समझ पा रहे हो कि आखिरी के 10 घंटे ना B रहा होगा सिर्फ काम पर, और B की क्षमता 2 है, तो 20 काम उसने अकेले किया होगा आखिरी के 10 घंटे में। तो ये तो लास्ट चल रहा है। अगर 20 काम आखिर में हुआ है ना, तो इससे ऊपर यानी 100 काम A और B ने किया होगा। और A और B 100 काम करने में कितना टाइम लेंगे, जबकि वो एक दिन में 5 काम करते हैं, तो वो लगेंगे देखो 20 घंटे। तो टोटल काम, इस मतलब टोटल टाइम जो इस काम को होने में लगा है, वो पहले 20 घंटे और आखिरी 10 घंटे, यानी कि 30 घंटे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है, मतलब पहले तो बताया जा रहा है कि मान लेते हैं कि भाई x वो सबसे छोटी संख्या है जो इन सब को ना, इन सब से डिवाइड होने पर 32, 48, 90, 64 से डिवाइड होने पर शेषफल छोड़ती है इतने इतने। तो वो जो भी संख्या है उसके अंकों का योग बताओ। अब देखो, LCM HCF जिस बच्चे ने पढ़ रखा है, तो वो इस कॉन्सेप्ट को समझता होगा कि पहले तो हमें एक नंबर तैयार करना होता है जो इन सब से कट जाए, इन सब से कटने वाला सबसे छोटा नंबर, जो कि LCM होगा इन सब का। और जो भी LCM होगा, तो हम उसमें से ना माइनस करेंगे डिफरेंस को। कौन से डिफरेंस को? जो डिवाइज़र और रिमाइंडर के बीच बनता है, मतलब भाजक और शेषफल के बीच बनता है। आप कहीं भी चेक कर सकते हो, आपको बराबर अंतर मिलेगा। 32 में से 20 गया तो 12, 48 में से 36 गया तो 12, 90 में से आप घटाओगे 78 तो 12। कहीं भी आप देख लेना, आपको ये कॉमन डिफरेंस 12 मिलेगा। तो मतलब इन नंबर्स का LCM लेकर सिर्फ 12 घटाना है। यही चीज़ देखो मैंने सॉल्यूशन में भी दिखाई है। देखो भाई, जैसे कि सॉल्यूशन आपको नज़र आ रहा है, इन सब का LCM 5760 है, और कॉमन डिफरेंस उसमें से घटाना है, तो ये वो नंबर है सबसे छोटा। मतलब इस नंबर को आप जब डिवाइड करोगे इन सब से, तो रिमाइंडर आपको मिलते चलेंगे जो भी बता रखे थे। तो बस हमें करना क्या है कि इस नंबर का सम ऑफ डिजिट्स करना है, सबको जोड़ोगे तो 24 सम ऑफ डिजिट्स होगी। चलते हैं अगले पर। देखो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 9th भी और 10th भी। हालांकि 9 थोड़ा सा ना बेस्ड होता है फार्मूला पर, लेकिन फार्मूले लगाने से पहले आपको एक यहाँ पर करेक्शन ठीक करनी होगी, ध्यान से समझना होगा कि ऊपर आप देख पा रहे हो कि 0.89 इंटू 0.89 इंटू 0.89, ये ठीक है। माइनस 0.13 इंटू 0.13 इंटू 0.13, ये फॉर्म भी ठीक है। बट जब आप नीचे देखोगे ना, देखो तो यहाँ पर आपको 8.9
3 बार ही दिखा रखा है, जबकि ये 2 बार ही होना चाहिए। तो आप एक बार ही ना मतलब यहाँ से हटा लेना, ये करेक्शन है इस क्वेश्चन की। खैर, इसको हटाने के बाद अब सबसे पहला काम क्या करना है कि वैसे तो मुझे नज़र आ ही रहा है कि ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहे हैं और नीचे भी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन सकता है अगर जो हम नंबर्स को सेम बना लें। ऊपर ध्यान से देखोगे ना आप तो नंबर चल रहा है 0.89 या फिर 0.13, जबकि नीचे नंबर चल रहा है 8.9 या फिर 1.3। तो ऊपर और नीचे ना नंबर्स को देखो सेम बनाना होगा। अब सेम बनाने के लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो मैं इस 0.89 को, ऊपर जो 0.89 है, तो मैं इसको मान लो 8.9 बनाना चाह रहा हूँ। तो क्या करना होगा, मुझे इस डेसिमल को यहाँ से हटा के ना देखो यहाँ लेकर आना होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ऊपर अगर आप देख पा रहे हो तो एक नहीं है 0.89, मतलब एक साथ 3 बार ही है। और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करके 0.13 को 1.3 बनाना होगा, बट वो भी 3 है एक साथ नंबर। तो मतलब मुझे 1000 से ना मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर, और मैं जो भी ऊपर करूँगा वही मुझे नीचे भी करना होगा क्योंकि बैलेंस करना है। तो ये चीज़ मतलब देखते देखते ही समझ में आ जाती है कि ऊपर और नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा कि ऊपर वाला नंबर जब 1000 को मल्टीप्लाई करेगा तो ये सारे पॉइंट ठीक हो जाएंगे, मतलब ऐसे नंबर्स नज़र आ जाएंगे। जबकि नीचे वाला 1000 रखा रहेगा, उसको नहीं मल्टीप्लाई कराना, तो 1000 हमने बाहर अलग लिख दिया। ऊपर क्या बनेगा अब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसके दो फैक्टर होते हैं, एक तो होता है ए माइनस बी और दूसरा फैक्टर जो भी बनेगा ना ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उतना ही नीचे भी बन रहे हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ए का मतलब 8.9 है, बी का मतलब 1.3 है, दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो 7.6 मिल रहा है आपको। और फिर 7.6 को जब 1000 से डिवाइड भी करोगे तो 1 2 3 मतलब 0.0076 आंसर हो जाएगा। बाकी सॉल्यूशन मैंने इसका नीचे दिया हुआ है, तो आप वहाँ से बहुत एक एक स्टेप करके समझ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 जैसे कि सिंप्लीफिकेशन का है और आप इसको खुद भी कर सकते हो, तो आप इसको कर लेना। इन केस कोई दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन मैंने इसका दिखा रखा है नीचे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ क्या कहते हैं कि भाई एक स्फेयर है जिसकी रेडियस को ना हमने 50% से बढ़ा दिया। अब 50% की फ्रैक्शन होती है 1/2, और 1/2 से बढ़ाने का मतलब होता है 2 से 3 कर देना। तो अगर जो पहले वाले गोले की यानी कि स्फेयर की रेडियस 2 है तो अभी उसको हमने 3 कर दिया। कहता है इसके वॉल्यूम में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, मतलब कितना प्रतिशत उठेगा, वृद्धि होगी। अब क्या होता है भाई, स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब आप दोनों जगह 4/3 पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे तो 4/3 और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चीज़ें डिपेंड कर रही है सिर्फ आर क्यूब पे। तो आर क्यूब देखो पहले वाले क्यूब का तो स्फेयर का तो बन रहा है 8, और आर क्यूब नए वाले स्फेयर का बन रहा है, गोले का बन रहा है 27। तो आप देख पा रहे हो कि ये वॉल्यूम ना 19 से बढ़ गया, और 19 कितने पर बढ़ा, 8 पर, और परसेंट के लिए 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 237.5% मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है छोटा सा, और यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। अब यूनिट डिजिट अगर आपने पढ़ा है तो आप समझते हो कि एक तो हम इस सवाल को सिर्फ इतना समझें, 3 की पावर 57 माइनस 7 की पावर 30, क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। और ये जो दोनों नंबर्स यहाँ नज़र आ रहे हैं ना आपको 3 और 7, तो इन दोनों नंबर्स में क्या होता है कि साइक्लिसिटी चलती है 4 की, मतलब पावर 4 के बाद रिपीटेशन होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम आगे ना जाके ना 4 से डिवाइड करेंगे पावर्स को, और जो भी रिमाइंडर आएगा सिर्फ उतनी पावर लेंगे। तो जब 57 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। उसी तरीके से जब आप 30 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 3 की पावर 1 3 होती है, और उधर से 7 की पावर 2 49 का यूनिट डिजिट 9 होता है। तो 3 में से 9 गया, वैसे तो भाई -6 मिल रहे हैं, बट यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें एक कैरी लेना होगा, एक कैरी लेने का मतलब 10 कैरी लेना होगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कभी भी अगर माइनस में आ रहे हैं ना यूनिट डिजिट,
तो आप 10 में से उसको बस घटा लेना, तो आंसर जो होगा वो आपका 4 होगा। इसके बाद चलते देखो क्वेश्चन नंबर 13 में। कहता है दो संख्याओं का HCF 12 है और दोनों संख्याओं का योग 384 है। ऐसे कितने मतलब युग्म संभव है, कितने जोड़े संभव है। समझते देखो इसके सॉल्यूशन से। देखो भाई सॉल्यूशन आपके सामने है। HCF का काम क्या होता है कि वो सिर्फ नंबर्स को बनाता है। अगर HCF 12 दे रखा है तो एक नंबर आपको मान लेना है 12A और दूसरा नंबर होगा 12B, मतलब 12 के मल्टीपल्स में ही दो नंबर्स होंगे। अच्छा, A और B आपस में ना कटे, अगर ये आपस में कट गए तो फिर HCF और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि A और B को प्राइम होने चाहिए। अब HCF ने तो देखो नंबर्स बना लिए, HCF का काम ख़त्म। HCF के अलावा जो दे रखा है वो है सम, तो हमने इन्हीं नंबर्स को जोड़ा तो अपना तो इतना बना, बट एक्चुअली में दे वो 384 रखा है। तो यहाँ से ना हमें A और B की कंबाइंड वैल्यू पता चल गई 32। अब क्या करना है हमने कि इन दोनों को भाई अलग अलग करना है, A और B को, मतलब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो एक दूसरे को ना काट पाए, को प्राइम हो, और जोड़े तो उनको 32 बना सकें। तो ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल है वो मैंने आपके सामने लिखे एक एक करके। आप इसको काउंट करोगे तो टोटल 8 पेयर्स बनाए जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। मैंने इसका सॉल्यूशन आपको करके दिखाया है और एक अलग से 10 मिनट की एक छोटी सी एक क्लिप भी है यूट्यूब पर, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आप समझ लोगे। आप जब प्ले लिस्ट में जाओगे मेरी तो वहाँ आपको ना कॉन्सेप्ट ऑफ द डे मिलेंगे, मतलब एक प्ले लिस्ट बनी हुई है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे के नाम से। तो आपको डे 2 का कॉन्सेप्ट देखना है, सॉरी डे 2 का नहीं, डे 1 का कॉन्सेप्ट देखना है। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ना उसमें मैंने यही चीज़ बताई है कि रिकरिंग डिजिट्स को कैसे हैंडल करना होता है। बाकी मैं एक बारी यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। देखो देखो जैसे कि आपको सॉल्यूशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर करना क्या होता है भाई, सबसे पहले हमें देखना होता है कि डिजिट्स विदाउट बार, तो कितनी डिजिट्स है पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, जिन पर बार नहीं है। यहाँ एक है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ एक है। तो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हमें एक डिजिट पर बार नहीं रखना। उसके बाद हम देखते हैं कितने कितने डिजिट्स पर बार है। तो यहाँ देखो 2 डिजिट्स पर बार है, आगे भी 2 पर बार है, फिर से 2 पर बार है। तो इनका लेना होता है एलसीएम, और 2 2 2 का एलसीएम 2 ही होगा, यानी कि 2 डिजिट्स पर हमें बार रखना है और 2 डिजिट्स हम अपनी मर्ज़ी से आगे चलाते हैं। इस पैटर्न में हमें नंबर लिखने होते हैं। मैंने तीनों पैटर्न यहाँ से लिख के आपको दिखाए हैं और कैलकुलेट करने पर ये अपना आंसर हो जाएगा। तो मतलब बहुत छोटे में ये सॉल्व हो जाता है। एक दूसरी अप्रोच भी होती है कि बार हटाओ नीचे 9 लगाओ, तो वो मतलब काफ़ी बड़ी अप्रोच होगी, उससे आपको नहीं करना। और बाकी मैंने आपको बता दिया यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हो, 5-6 मिनट का कॉन्सेप्ट है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद देखो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कॉम्प्रीहेंशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब DI। तो यहाँ आपको देखो एक टेबल दिखा रखी है और इस टेबल में बता रखा है कि ये तो है देखो कंपनीज़ ABCDE। टोटल एम्प्लॉइज़ जो है वो आपको यहाँ दिखा रखे हैं, हालांकि कई कई जगह मिसिंग है ये। उसके बाद ये जो एम्प्लॉइज़ है तो ये एम्प्लॉइज़ में कितने तो साइंस में हैं, कितने कॉमर्स में हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन जिन्होंने साइंस से की है वो कितने हैं, कॉमर्स में इतने परसेंट और आर्ट्स में इतने। तो मतलब इस डाटा को आपको थोड़ा सा समझना है और उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे आंसर कर सकते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन, सीधा उस पर चलते हैं। कहता है भाई एवरेज नंबर ऑफ साइंस एंड कॉमर्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज़ इन कंपनी ए। देखो कंपनी ए की बात हो रही है और यहाँ में एवरेज दे रखा है साइंस और कॉमर्स वाले एम्प्लॉयज़ का। देखो पहले तो जैसे कि आप समझते हो हर एक कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे ना वो अपने आप में 100% होंगे। कहने का मतलब है कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स हर कंपनी में मिला करना 100% को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी ए में आपको आर्ट्स में 30% नज़र आ रहा है, कॉमर्स में 30 नज़र आ रहा है, तो 30 और 30 तो हो गया 60। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर ना 40% एम्प्लॉयज़ होने चाहिए जो साइंस से ग्रेजुएट है। अच्छा हमें क्या करना है, इस कंपनी ए में ना साइंस और कॉमर्स वालों का एवरेज निकालना है। तो साइंस और कॉमर्स वालों को जब आप परसेंटेज में निकालोगे ना एवरेज,
तो 40 और 30 70/2 35% हो जाएगा। तो बस इस 35% की वैल्यू हमें 259 दे रखी है और पूछा क्या है कि टोटल एम्प्लॉयज़ बताओ कंपनी ए में, जो कि 100% है। तो 100% की आपको निकालनी है। तो आप 259 को जब 35 से डिवाइड करोगे तो 1% आ जाएगा और साथ साथ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% आ जाएगा। कैलकुलेट आप करोगे तो बहुत आसानी से 740 आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो इसी टेबल पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ क्या कहते हैं कि भाई कंपनी डी में आर्ट्स और कॉमर्स वालों का रेशियो 4:9 है। ठीक है, चलो पहले डी को समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भाई साइंस में अगर 48% एम्प्लॉयज़ है तो कॉमर्स और आर्ट्स में मिलाकर 52% होंगे, क्योंकि मैंने आपको भी समझाया 100% होंगे हर जगह। अब 52 को ना आप इस रेशियो में अगर बांट लेते हो 4:9 में, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आर्ट्स में कितने हैं, कॉमर्स में कितने हैं। अच्छा, 4 और 9 होता है 13, लेकिन 13 नहीं है, ये 52 है। 4 गुना 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आर्ट्स में तो 16% होंगे एम्प्लॉयज़ और 36% होंगे कॉमर्स में। इसके बाद पूछता है कि भाई कॉमर्स में कितने ग्रेजुएट्स हैं, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की है। तो देखो टोटल एम्प्लॉयज़ 650 है। सिंपली आप 650 का ना 36% निकाल दो और जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको 234 मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्रोडक्शन और सेल्स दिखा रखी है कंप्यूटर की, और मतलब टोटल ये 6 कंपनीज़ है और एक महीने की, किसी एक महीने की आपको ये दिखा रखी है सेल्स, प्रोडक्शन और सेल्स। तो यहाँ समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है उसको समझने से पहले ना एक चीज़ आप बस इसको नोट कर लेना कि ब्लू आपको बता रहा है कितनी यूनिट्स बेचे हैं, मतलब कितने कंप्यूटर बेचे हैं, और येलो आपको बता रहा है कितने कंप्यूटर बनाए थे। तो देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। कहता है कि भाई जो ए बी और सी कंपनी ने टोटल कंप्यूटर बेचे हैं वो कितना % है प्रोडक्शन के। तो आपको सिंपली क्या करना है, ए बी सी में ना ये ब्लू वाले काउंट करने हैं और उसको कंपेयर करना है मतलब यूनिट प्रोड्यूस से, यानी येलो वाले नंबर नीचे लिखोगे। देखो सॉल्यूशन से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सॉल्यूशन में यहाँ दिखा रहे तो थोड़ा टाइम बचेगा। सॉल्यूशन में मैंने वही किया हुआ है कि जो कंप्यूटर बेचे हैं ना ए बी सी ने, वो देखो इतने इतने बेचे, ये आप तो टारगेट कर ही लोगे नंबर्स। ये बनेगा 1100। अच्छा, कितने प्रोड्यूस करे हैं तो वो 1900 है। तो बस हमसे पूछा है कि ये जो यूनिट बेची है ना, कंप्यूटर बेचे हैं, ये कितना % है प्रोडक्शन का। तो 1100/1900 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेशन में ये 57.9% होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई इसके बाद इसी मतलब डाटा पर अगला क्वेश्चन है। यहाँ पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट % ऑफ सेल विद रेस्पेक्ट टू इस प्रोडक्शन। आपको यहाँ क्या करना है, देखो जैसे मतलब मैं ए में पता करना चाहता हूँ कि भाई कितना इसका सेल्स का % है। तो इसकी सेल्स आप देख पा रहे हो 650 है। तो ये हमें कंपेयर करनी है प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में, और प्रोडक्शन कितना है 900। तो ऐसे आप % निकाल लो या फिर किसी भी तरीके से इस फ्रैक्शन को कंपेयर कर लो। तो ऐसे ही आप सबके फ्रैक्शन बनाते चलना, और कौन इनमें हाईएस्ट है वो आपको मतलब बताना है। देखो सॉल्यूशन से मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ मैंने सारी आपको फ्रैक्शंस बना के दिखा रखी है, बस हमें इनको कंपेयर करना है। आप देख पा रहे हो 150/300 1/2 होता है, और आपको याद होगा 1/2 का मतलब 50% होता है। अच्छा, थोड़ा सा आप यहाँ देखोगे तो ये 2/3 बन रहा है, और 2/3 की फ्रैक्शन 66 2/3 होती है। तो उसी तरीके से ना मतलब आप इन सब को ऐसे कंपेयर करके चेक कर सकते हो। जैसे ए इन्होंने आंसर दे रखा है, तो ए में हम देखो % निकाल लेते हैं। इसको आप छोटा करोगे ना तो ये 13/18 बनेगा इंटू 100। अब या तो इसको देखो आप कैलकुलेट करो, वरना अगर आपने % पढ़ रखा है फ्रैक्शन से तो 1/18 की ना आपको % याद होगी, इतनी होती है। और ये 1/18 नहीं, असल में 13/18 है। तो जब आप 13 से इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 13 पंजे 65 तो यही हो गया। और जब 13 की गुना यहाँ आप करोगे तो ये भी आपका हो गया 65/9, लगभग 7 के करीब।
तो मतलब ये सबसे ज़्यादा बनेगा। आप जैसे मर्जी इसको कंपेयर कर लेना तो आप देख पाओगे कि सबसे हाईएस्ट जो सेल्स परसेंटेज निकलेगा वो ए का निकलेगा। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। देखो भाई, इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, दोनों इस डाटा पे डिपेंड है। डाटा मैं आपको समझा रहता हूँ। जैसे कि वेन डायग्राम आपको दिखा रखा है उन बच्चों का जो फेल हुए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। अच्छा, टोटल ना देखो 1200 बच्चे एक पेपर में बैठे थे, और 1200 में से ये जो बच्चे आपको दिखा रखे हैं ये सिर्फ फेल होने वाले हैं। अगर आप 1200 में से इन सभी फेलियर्स बच्चों को हटा देते हो तो पास्ड इन 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे बच्चे। कहने का मतलब है टोटल में से अगर आप फेल वाले हटा देते हो तो पास वाले आ जाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है वो तीनों में पास होने वाले होंगे। चलो समझते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, कहता है कि भाई उन बच्चों का परसेंटेज बताओ जो कम से कम 2 सब्जेक्ट में तो फेल हुए हैं। अब देखो कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 सब्जेक्ट। तो कम से कम का मतलब है कि 2 और 2 से ऊपर रहना है आपको। तो यहाँ आप काउंट करोगे उन बच्चों को जो 2 सब्जेक्ट में फेल हुए, और 2 से ऊपर 3 सब्जेक्ट वाले भी। तो देखो इसको अगर आप जोड़ते हो ना तो यहाँ से आपको पता चलेगा 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होने वाले। और अगर इस 10 को भी ले लेते हो तो 2 वाले और 3 वाले सब कवर हो जाएंगे। तो मतलब ये वो बच्चे होंगे जो हमें चाहिए। तो जब आप इनको जोड़ोगे 16 और 10 26, 26 और 22 48 और 18 66 ये बच्चे बनेंगे आउट ऑफ 1200 में से, और परसेंट के लिए 100। तो जब 12 पंजे 60 और 5.5% इसका आंसर मिल जाएगा आपको। इसके बाद देखो इस डाटा पे लास्ट क्वेश्चन है, पूछता है कि भाई उन बच्चों का परसेंटेज बताओ जो सभी तीनों सब्जेक्ट्स में पास है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप इन सब बच्चों को जोड़ के टोटल 1200 में से घटा लेते हो तो आपको जो बच्चे मिलेंगे ना वो तीनों सब्जेक्ट्स में पास होने वाले मिलेंगे। देखो वही मैंने सॉल्यूशन में करके दिखाया है। टोटल 1200 में से मैंने सभी फेलियर बच्चे हटा दिए जो कि बने इतने। 1200 में से सभी फेलियर्स को हटाओगे तो 810 बच्चे वो होंगे जो पास्ड होंगे इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मतलब सभी तीनों सब्जेक्ट्स में, और इन्हीं का परसेंटेज निकालना है। तो 810 ऐसे बच्चे 1200 में से, परसेंट के लिए 100 कैलकुलेट करने पे मिलेगा 67.5%। तो भाई यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है। बाकी जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ। जब तक आप इसको कंप्लीट करो और बहुत अच्छे से अपना मतलब रिवीजन करते चलो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।